Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss first lecture of chemistry, that is about only topics of chemistry, topics and branches of chemistry. ऐसे तो बच्चों अभी तक हमने देखा है कि आईसीएसई सीबीएसई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कल जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड 10th का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब प्रिपेयर करने के लिए हम बेसिक से यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा बेसिक लेक्चर मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री में एक्चुअली अगर देखा जाए तो डिटेल में टॉपिक से लेके जो बेस होता है वहां से लेके तो प्रॉपर एडवांस तक हम कंसेप्ट पूरे कवर करेंगे। इसीलिए आपको कंटिन्यूएशन में रहने के लिए हर एक लेक्चर प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा और लेक्चर देखने के बाद उस पर एप्लीकेशन बेस काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली लेक्चर देखना या सुनना या इतना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आप एंट्रेंस क्रैक कर रहे हो जैसे कि मेडिकल या इंजीनियरिंग जो भी एंट्रेंस है तो यू आर वेल फैमिलियर, वो एंट्रेंस एक ऑब्जेक्टिव बेस पर होती है और ऑब्जेक्टिव बेस जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे ऑपरेट करना है तो वहां पर आपका लॉजिकल माइंड, एप्लीकेटिव माइंड और थ्योरेटिकल जो डेटा है इन तीनों बेस पर हमें काम करना पड़ता है। तो तीनों चीजें कवर करने के लिए प्रॉपर तरीके से उस कंसेप्ट को डील करना पड़ेगा और हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के पेपर है वो भी उसी तरह से बिल्डअप किए गए हैं। तो आज मैं आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो जो आज से बच्चे जुड़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर से बच्चे जुड़ेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, मैं कॉन्फिडेंस से बताता हूं कि उन्हें केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी और वो एप्लीकेशन लेवल पर भी बहुत हाई लेवल पर काम कर सकेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा ना। अब देखते हैं टॉपिक्स। तो किसी भी सब्जेक्ट में एंटर करने से पहले बात होनी चाहिए टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स के बारे में बात जब होती है तब हमें एक अवेयरनेस आ जाता है कि टॉपिक्स कितने हैं और हमें किस लेवल पर वहां पर काम करना चाहिए। तो टॉपिक्स का अवेयरनेस मस्ट होता है। टॉपिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो फंडामेंटली केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल 3 ब्रांचेस होते हैं फंडामेंटल लेवल पर। तो 3 ब्रांचेस पर जो आपका पेपर सेट होता है उसमें मेन ब्रांच यूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन फिजिकल केमिस्ट्री। आप कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर अभी तो पेपर में हमने देखा, न्यूज़ पर भी देखा कि स्टेट बोर्ड के जो मतलब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई में हो या आईसीएसई में हो या स्टेट बोर्ड में हो, वो सिलेबस जो आपकी रिटर्न एग्जाम है उसके बेस पर रिड्यूस किया गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ टॉपिक एक प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जो लेवल होता है ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो टॉपिक का इंटर रिलेशन जो होता है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है और उसी के बेस पर ही आप वहां पर हर एक कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखिए टोटल टॉपिक्स इन केमिस्ट्री जो हमें कवर करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 9 टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं। इनऑर्गेनिक में कितने टॉपिक्स है? टोटल 9 टॉपिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 10 टॉपिक्स दिए गए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 12 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12 + 10 22 और यहां पर ये 9 टोटल 31 टॉपिक्स हमें पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में कवर करना है। अब टॉपिक्स की अगर बात हो तो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में अप्रोच किस तरह से होता है और बच्चे कहां मार खा जाते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके 3 पेपर जो क्लासिफाई किए गए वो है पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ ये तो ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के बारे में थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर एक्चुअली किसकी स्टडी की जाती है, ये सारी चीजें तो क्लियर होगी ही। लेकिन अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 9 टॉपिक्स लिए गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हो उतनी समझ तो आपके पास है ही। 10th लेवल तक आपने बहुत सारी चीजें कवर की ही होगी। पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, मेटलर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह से 9 टॉपिक कवर किए गए। ओवरऑल अगर इनऑर्गेनिक का सिलेबस आप देखोगे तो आप यहां पर पाओगे यहां पर ओनली पीरियोडिक टेबल के बारे में टोटल स्टडी की गई है। मतलब जितना भी यहां पर ये सिलेबस दिया है ये पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उस एलिमेंट का प्रिपरेशन। वंस अगेन लिसन केयरफुली, यहां पर जो हम स्टडी करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट, उन एलिमेंट का प्रिपरेशन,
उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, उन एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं उनका प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके एप्लीकेशंस दैट मीन्स यूजेस इंडस्ट्रियल लेवल पर, सोशल लेवल पर कौन से यूजेस होते हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी। तो यहां पर जो ब्लॉक्स वाइज मैंने दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपका पीरियोडिक टेबल जो ब्लॉक्स में क्लासिफाई होता है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ये आपके 3 टॉपिक्स उससे एसोसिएट है। पीरियोडिसिटी मतलब उस पीरियोडिक टेबल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में यहां बात की जाती है। और केमिकल बॉन्डिंग दैट मीन्स प्योरली बॉन्डिंग, मतलब एलिमेंट के बीच, एटम के बीच, मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, और वो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन डेटा यहां दिया हुआ है। मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ओवरऑल थ्रू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। ओके, तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये एक दूसरे से एसोसिएट बेस्ट चैप्टर जो कंप्लीट करने ही होंगे। हाइड्रोजन, ये स्पेशल हाइड्रोजन के बारे में आपको डेटा देता है, इंफॉर्मेशन देता है। और थोड़ा सा एक यहां पर और टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी स्टडी डिटेल में करनी होगी अलग टाइप से। और मेटलर्जी की अगर बात की जाए तो यहां पर मेटल रिफाइनिंग कैसे होता है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जो मेटल्स है इसे हम रिफाइन कैसे करते हैं वो यहां पर हमें डिस्कस करना है। उसकी जो रिसेंट मेथोडोलॉजी वो क्या क्या होती है वो यहां पर डिस्कस करना है। और इन्वायरमेंटल साइंस मीन्स अबाउट इन्वायरमेंट, वहां पर पोल्यूशन के बारे में बात हो या तो फिर बाकी जो भी सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ओवरऑल आपको बच्चे समझ में आ गया। यहां पर हम बात करने वाले हैं ओनली टेबल एंड द कंसेप्ट कंसर्न एसोसिएटेड विद द पीरियोडिक टेबल एंड प्योरली बॉन्डिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक टेबल यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, यहां कुछ जगह पर लॉजिक काम नहीं करता। मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपको एक फैक्ट बेस पर पता होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात अगर बताऊं तो थोड़ा सा लर्निंग बेस है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी इनबिल्ट आनी चाहिए, तो पढ़ पढ़ के वो रिवाइज करके आप उसे प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हो। यहां ज्यादा लॉजिक्स इंप्लीमेंट नहीं होते क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चीजें ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है। ये क्या है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकल करते समय जो जैसे दिखा उस तरह से वो कलर शो करेगा, तो ये चीजें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होने के रीजन से वो फैक्ट होता है, वो आपको डायरेक्टली आप उसे प्रॉपर तरीके से अगर लर्न करोगे तो ही वो ठीक रहेगा। अब अगर कोई पूछेगा कि भाई सर इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, फिर मेल्टिंग पॉइंट इतना ही क्यों है? अगर वो देखा जाए तो मैकेनिकल लेवल पर उसे हम एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम्स है मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल पर, उतने लेवल पर यहां जाने की जरूरत नहीं है। ये था इनऑर्गेनिक के बारे में। नाउ सेकंड वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। यहां पर टोटल 10 टॉपिक्स हैं। यहां पर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थोड़ा सा, जिस बच्चों का एक टेंडेंसी इंजीनियरिंग की ओर होता है उनको थोड़ा सा क्रिटिकल जाता है, और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं जो ड्रग्स से एसोसिएट आते हैं उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आता है। बच्चों को बहुत लगता है कि भाई ऑर्गेनिक इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बट नहीं, ऑर्गेनिक ये इजी, उतना भी इजी मतलब जिस तरह से आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है। यहाँ पर अगर बेसिक चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर है तो उसे आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर पाओगे, अदरवाइज इस सब्जेक्ट को डील करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आपने पाथ पकड़ा है तो ये इजीली कवर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ओनली स्टडी करनी है कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स। कार्बन आपको तो पता है रिसेंट लेवल पर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सपांड हो चुकी है, तो इन जनरल कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन इस ब्रांच में की जाती है। तो यहां पर फंडामेंटली आईयूपैक, जीओसी, आईयूपीएसी, और आईयूपीएसी में अगर देखा जाए तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर यहीं क्लियर हो जाते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके अंदर के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टर्स है, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर होती हैं। आइसोमेरिज्म में उसके फॉर्म्स, वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो चीजें क्लियर होती है। और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स मतलब 4 से लेके तो लगभग 7 टॉपिक्स तक, दिस इज योर कोर केमिस्ट्री।
मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी केम से आते हैं और ये आपके कोर केमिस्ट्री है जहां प्रिपरेशन, रिएक्शंस, यूजेस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है। और ये बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, रिसेंट केमिस्ट्री, ये रिसेंट टॉपिक पर डिपेंड है। जैसे कि अगर बात की जाए बायोमॉलिक्यूल की तो अमीनो एसिड क्या होता है, फैट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, मतलब प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, इनके बारे में ये थोड़ा बायोलॉजी से एसोसिएट कर जाते हैं। पॉलीमर की अगर बात की जाए तो मार्केट में अब रिसेंट फाइबर आ चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर जिसे कहा जाता है, टेरीवुल, टेरिकॉट, ये जो फाइबर्स है इनके बारे में यहाँ स्टडी की जाती है। और रिसेंट केमिस्ट्री में ड्रग्स कौन कौन से मार्केट में आ चुके हैं, उसके बाद कुछ प्रिजर्वेटिव क्या है, इसके बारे में यहाँ स्टडी की जाती है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे ह्यूमन लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अप्रोच ये लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। अगर आपका टेंडेंसी या अप्रोच लॉजिकल लेवल से काम करता है तो आप इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे। और तीसरी बात रही फिजिकल की, तो मैं यहां पर बस इतना कहूंगा, जिन बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मतलब जिन्हें फिजिक्स अच्छा आता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। जो फिजिक्स में ही वीक हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत फिजिकल केमिस्ट्री में आ सकती है। लगभग यहाँ पर मैं इतना बोलूँगा कि फिजिक्स के कंसेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ लॉज हैं, उस लॉ को अप्लाई करके वहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, मेजरमेंट वाले बहुत सारे फैक्टर है, यूनिट्स, कन्वर्जन, सारी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री ये एक एप्लीकेटिव बेस है, यहाँ पर आपको लॉज उसे अंडरस्टैंड करना और प्रॉब्लम्स के लेवल पर उसे इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीजें यहां पर सीखनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये टोटल 31 टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से कवर करना है। तीनों का अप्रोच अलग अलग है। दिस वन लर्निंग बेस, मैक्सिमम चीजें ऑब्जर्वेशन बेस फैक्ट है। दिस वन लॉजिकल अप्रोच कंप्लीटली एंड दिस वन एप्लीकेटिव बेस। आपने सीखा हुआ कंसेप्ट आप प्रॉब्लम्स के थ्रू किस तरह से इंप्लीमेंट कर पाते हो, ये सारी चीजें फिजिकल में कवर की जाएगी। इस तरह से ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो ये था हमारा टॉपिक्स। इतने टॉपिक्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे भी अगर आप प्रॉपर तरीके से वेबसाइट पर जाओगे तो आपको ये सिलेबस आ जाएगा। नीट या इंजीनियरिंग के एग्जाम वेबसाइट पर अगर जाओगे तो ये सिलेबस प्रॉपर तरीके से वहां पर आपको दिख जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये आफ्टर द टॉपिक्स वी मूव टू द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस किस तरह से हैं, और भी केमिस्ट्री के जो स्पेशल ब्रांचेस है, स्पेशलाइज ब्रांचेस, वो कौन से हैं और उसमें किस किस स्टडी की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डील करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री, लिसन केयरफुली। केमिस्ट्री मीन्स एक्चुअली व्हाट? द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, yeah, you can say only branch of science, the branch of physical science which deals with the study of matter and its constituent, its structure, rearrangement and its changes। मतलब कोई भी मैटर, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें होने वाला चेंजेस एंड एनर्जी चेंजेस, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज केमिस्ट्री। उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। लिनियस पॉलिंग was a father of chemistry, उसे कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्चुअली केमिस्ट्री इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ मैटर। ये एक मटेरियल साइंस माना जाता है। मटेरियल साइंस मतलब इस अर्थ पर जो भी मटेरियल है, दैट मटेरियल में बी प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा, जो विजिबल है वो भी, जो इनविजिबल है वो भी। इनविजिबल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर करंट है, उसके बाद में एयर हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के स्टडी करना, इसके अंदर होने वाला एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, इन मटेरियल के अंदर होने वाला फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, इन सारी चीज़ों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इन जनरल अगर कोई पूछता है तो व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री, तो यू सिंपली डिफाइन दैट केमिस्ट्री इज the branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry which deals with the study of only matter or the material and all the properties associated with that material, all the physical changes, chemical changes,
its use as applications associated with that material is called as chemistry. उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। यहां पर एक वर्ड दिया है मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स दैट मटेरियल, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो बहुत ही वहां पर मिस्ट्री है, उसे इजीली हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन वो सारी चीजें एक प्रॉपर पाथ के थ्रू क्लियर की गई हैं। तो वो हम पढ़ेंगे इस साइंस में। ये तो फिजिकल साइंस की एक ब्रांच मानी जाती है। एक्चुअली केमिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 4 फंडामेंटल ब्रांचेस। ऐसे अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन फंडामेंटली जो ब्रांचेस हैं, जो प्रॉपर 4 ब्रांचेस हैं, और उन 4 के अलावा मैंने कुछ सामने दिए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। मतलब अब रिसेंट लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ये सेपरेट ब्रांच में पढ़ी जाती हैं। तो फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज के डेट पर अगर 12th के बाद जो भी मतलब डिग्री या पीजी करते हैं तो उन्हें इन 4 ब्रांचेस के थ्रू ही जाना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अब ये ब्रांचेस भी एक एक करके वहां पर आने लगी हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज मीन बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? थोड़ी सी चीजें मैंने तो क्लियर टॉपिक के थ्रू की हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं एक स्पेशली तीनों ब्रांचेस को यहां पर मैं डील करना चाहूंगा। तो पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of matter and all the elements in periodic table except carbon. That branch is called as inorganic chemistry. क्या कहा है मैंने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक इस तरह की ब्रांच है जिस ब्रांच में पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स, उनका प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस एक्सेप्ट कार्बन एटम। कार्बन एटम छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट की कंप्लीट स्टडी करने वाली ब्रांच इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हेडिंग में ही दिया है इनऑर्गेनिक, दैट मीन्स द ब्रांच विदाउट कार्बन, क्योंकि कार्बन के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रांच यहां पर बिल्डअप की गई है। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट की स्टडी करने वाली ब्रांच। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इस एलिमेंट की स्टडी करना मतलब वहां पर क्या स्टडी करना? उस एलिमेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि वो एलिमेंट नेचुरली कहां ऑकर होता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, वो दिखता कैसे है, वेट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, ये सारी चीजें। उसके बाद उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी, वो एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट होता है, कौन से कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट होके नए कंपाउंड फॉर्म करता है, और उसके इंडस्ट्रियल लेवल पर यूजेस, एप्लीकेशंस, इन सारी चीजों की स्टडी करने वाली ब्रांच। लेकिन क्या? विदाउट कार्बन, रिमेनिंग एलिमेंट्स जिस ब्रांच में डील किए जाते हैं, स्टडी की जाती है, कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। नाउ सेकंड वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के थ्रू ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने क्लियर क्या कहा, देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या कहा है मैंने? ओनली कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस ब्रांच में कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड, या उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव्स। उसे हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स। तो जिस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कंप्लीटली कार्बन एसोसिएटेड केमिस्ट्री है। यहां पर और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अब आप सोचोगे सर सोडियम कार्बोनेट, क्या कहा मैंने यहां पर? सोडियम कार्बोनेट। अगर यहां पर देख रहे हो आप, जैसे कि आई कैन राइट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यहां पर भी तो कार्बन है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी स्टडीज में नहीं की जाती। इसके अंदर ओनली हाइड्रोकार्बन और उससे बने वाले कंपाउंड डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी की जाती है, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ थर्ड ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल,
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ all the matter and its constituent, that means specifically associated with physical properties. उसका शेप कैसे होता है, और शेप के अंदर उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, वो किस तरह से वहां पर एक दूसरे से बाउंड है, वहां पर रिजिडिटी है या नहीं है, वो एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इन सारी चीजों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब सीधी सी बात, लॉज और उस लॉज का एप्लीकेशन, इन सारी चीजों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री, उसे कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री स्पेसिफिकली डील्स विद एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या है, कंपाउंड का एनालिसिस। तो एनालिसिस तो बहुत सारे टाइप्स के, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अगर कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपको एक मिक्सचर दिया है लेबोरेटरी में और आपको कहा ये जो मिक्सचर दिया हुआ है, इस मिक्सचर में से एलिमेंट सेपरेट करो, क्या करना है वहां पर, एलिमेंट सेपरेट करो। पहले तो ढूंढो उस मिक्सचर के अंदर कौन से एलिमेंट हैं और उसे सेपरेट करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां से कोई सपोज हम कोई यान चांद पर भेज रहे हैं, मून पर जाने के बाद वहां से थोड़ी सी मिट्टी हम लेके यहां पर आए। अब हमें ये देखना है कि मून पर से जो मिट्टी हमने लाई, उस मिट्टी में कौन से एलिमेंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन वहां पर पाया जाता है। तो उस मिट्टी का जो एनालिसिस किया जाएगा, मतलब वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर एलिमेंट का सेपरेशन किया जाएगा। वो एलिमेंट कौन सी है, उसके प्रॉपर्टी की स्टडी की जाएगी। तो ये जो एनालिसिस है, ये जिस ब्रांच में किया जाता है कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस तरह से केमिस्ट्री 4 फंडामेंटल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहां पर क्लियर हुआ, इनऑर्गेनिक विदाउट कार्बन रिमेनिंग एलिमेंट, उनकी स्टडी। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन। फिजिकल मीन्स ऑल द कंपाउंड्स एंड कंस्टिट्यूएंट, स्टडी फिजिकली। एंड एनालिटिकल मीन्स एनालिटिकल, वहां पर जो एनालिसिस called as analytical chemistry. After then some specialized branches that was what, geochemistry, biochemistry, medicinal chemistry, soil and agricultural chemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, structural chemistry, polymer chemistry, limnochemistry and phytochemistry। इस तरह से यहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, जियो, बायो, मेडिसिनल, सॉइल। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री किस तरह से डील होती हैं। नाउ आफ्टर देन वी मूव टू द स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस दैट वाज जियोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, लिम्नोकेमिस्ट्री एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये कुछ रिसेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं जो रिसेंटली क्लासिफाई की गई है, और इसके अंदर हम अलग अलग टाइप की स्टडी, मतलब सेपरेटली उन टॉपिक की स्टडी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो केमिस्ट्री। यू आर वेल फैमिलियर, जियो, दिस वर्ड इज एसोसिएटेड विद अर्थ सरफेस, दैट मीन्स सॉइल। तो जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओवर्स, दैट मीन्स नेचुरल सब्सटेंसेस, ओवर्स, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की स्टडी करने वाली ब्रांच कॉल्ड एज जियोकेमिस्ट्री। इजंट इट, क्या कहा है मैंने यहां पर, जियोकेमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, जियोकेमिस्ट्री में जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, दैट मीन्स व्हाट, कोल, पेट्रोलियम, ओवर्स और मिनरल, उनकी स्टडी हम जिसमें करते हैं कॉल्ड एज जियोकेमिस्ट्री। नाउ सेकंड वन इज बायोकेमिस्ट्री। अब अगर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of substances that's related to living organism or the living system। मतलब लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट जो सब्सटेंसेस है उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। क्या कहा जाता है उसे, बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम देख सकते हैं डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, प्रोटीन, फैट्स, इन सब की स्टडी हम उसमें करते हैं कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। नाउ थर्ड वन इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये ब्रांच वर्ल्ड वाइड बहुत ही एक्सपांड हो चुकी है। इस ब्रांच में डेवलपिंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, ग्रोइंग के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स दिस इज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेटिव बेस। जो केमिकल सब्सटेंसेस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को इन जनरल ड्रग केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है,
ड्रग केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर देखा जाए, जो ड्रग्स होते हैं उन ड्रग्स को एक ह्यूमन डिसीज के बेस पर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, मतलब सीधी सी बात, टू क्यूर द डिसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म की जो डिसीज है उसे क्यूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दोस केमिकल सब्सटेंस किस तरह से इंप्लीमेंट करने चाहिए, उससे एसोसिएट ब्रांच इज कॉल्ड एज मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ those chemical substances which are applied to cure, to prevent the disease called as medicinal chemistry, उसे medicinal chemistry कहा जाता है। Now next one अगर देखा जाए, soil and agriculture, you are well familiar, हमारा इंडिया ये कंट्री पूरी तरह से मैक्सिमम अभी भी फार्मिंग पर डिपेंड है। हमारे यहाँ अभी भी 60 से 70% लोग फार्मिंग करते हैं और हमारा सबसे बड़ा सोर्स अभी भी फार्म ही है, एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर लेवल पर अगर देखा जाए तो रिसेंट लेवल पर आपको पता ही होगा कि पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो पूरी तरह से इनफर्टाइल की तरफ जा रही है। इसका मतलब वहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट ये थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो सॉइल में अगर देखा जाए एग्रीकल्चर में, दैट मीन्स सॉइल की इंप्रूवमेंट, ग्रोविंग किस तरह से हो, उसकी फर्टिलिटी किस तरह से इंक्रीज की जाए, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिसर्च हो सकता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज सॉइल और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। इन जनरल यू आर वेल फैमिलियर, अभी भी आपको पता होगा कि अगर आपको सॉइल में कुछ अगर वहां पर बोना है तो बोने से पहले एक्चुअली उस मिट्टी को लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहिए। उस मिट्टी का पीएच कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका वहां पर फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए, कौन से टाइप का होना चाहिए, उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी है या पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, ये हमें टेस्टिंग से पता चलेगा। वो सॉइल कितना एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये पता चलेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम क्रॉप्स लगा सकते हैं। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है या फिर बायोडिग्रेडेबल यूज करना है, ये सारी चीजें उस पर डिसाइड होती हैं। लेकिन हमारे लेवल पर हम जनरली ऐसे नहीं करते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो सॉइल एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में इसी की स्टडी की जाती है कि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी किस तरह से इंक्रीज हो, वो इनफर्टाइल होने से कैसे बचा जाए, उसके लिए हम केमिस्ट्री का या केमिकल्स का किस तरह से वहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, इन सारी चीजों की स्टडी इस ब्रांच में की जाती है। तो रिसेंट लेवल पर अगर देखा जाए तो यह हर एक ब्रांच इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल केमिस्ट्री और सॉइल केमिस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोइंग के और डेवलपमेंट के चांसेस, बहुत ज्यादा यहां पर स्कोप है। नाउ नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बात अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हो तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक चीज क्लियर है, जो भी केमिकल बनता है वो केमिकल लार्ज स्केल में किस तरह से फॉर्म होना चाहिए उस पर बात होती है। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, इन इंडस्ट्रियल लेवल इफ यू प्रिपेयर केमिकल्स, those chemicals how to prepare in large scale, that chemistry deals with that, associate with that material called as industrial chemistry। इसका मतलब सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उस केमिकल को लार्ज स्केल पर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उस पर कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, आज के लेवल पर अगर देखा जाए तो कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन किस तरह से है, ये डिपेंड करता है वो कंट्री कितना सल्फ्यूरिक एसिड पर एनम यूज करती है। उसके बाद अमोनिया का प्रिपरेशन किस तरह से हम कितने लेवल पर करते हैं, उसके बाद कॉमन सॉल्ट NaCl, उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से जो केमिकली हम बना सकते हैं। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल में कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसके बारे में जो रिसर्च होता है उससे एसोसिएटेड ब्रांच कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बात अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री की होती है, यू आर वेल फैमिलियर, जो नेचुरल सोर्सेस है वो आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो मतलब खत्म होने पर है, खत्म होने की कगार पर है। जैसे कि पेट्रोलियम की बात हो, आपको तो पता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करते हैं तो मैक्सिमम अभी भी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी ये कोल से बनाता है और कोल ये नेचुरल सोर्स है। अगर कोल ही कुछ दिनों में खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी हम कहां से बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आज के रिसेंट लाइफ में अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम ये एक सबसे बड़ा सोर्स है, वाइंड एनर्जी ये एक सोर्स है, वाटर ये एक सोर्स है और उसके अलावा अब न्यूक्लियर प्लांट ये भी एक सोर्स है। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री
ये एसोसिएट करती है उस न्यूक्लियर प्लांट से कि जो एनर्जी जनरेट करेगा और वो एनर्जी हम अलग अलग जगह पर क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में उसका एप्लीकेशन वहां पर है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री मीन्स द केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद दैट न्यूक्लियर एनर्जी कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाउ स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री दैट मीन्स व्हाट? इफ यू हैव टू कंसिडर एनी अननोन कंपाउंड, आपके पास कोई एक अननोन कंपाउंड है जो आपको पता नहीं है उस कंपाउंड के अंदर कौन सी चीजें वहां पर प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है और वहां पर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री मींस अननोन मटेरियल जो होता है, अननोन कंपाउंड जो होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, उसकी प्रॉपर्टी, इनके बारे में कंप्लीट इक्लुडेशन जो होगा उस ब्रांच को कहा जाता है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। मींस structural chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of elucidation of structures of unknown compounds called as structural chemistry. उसके बाद next one is polymer chemistry. पॉलीमर केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहले जिस तरह से नेचुरल सोर्सेज से मिले हुए जो फाइबर्स होते थे उस पर ही हम डिपेंड थे, लेकिन आज के डेट में केमिस्ट्री ने इस ब्रांच को बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर दिया है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हायर मोलार मास वाले फाइबर्स मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं। मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री में ओनली बात की जाती है फैब्रिक्स और पॉलीमर की बात की जाती है। मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर, प्लास्टिक्स, रबर, ये सारी चीजें जो हम डेली यूज में अप्लाई करते हैं, इन सारी चीजों से एसोसिएटेड केमिस्ट्री कॉल्ड एज पॉलीमर केमिस्ट्री। दैट मीन्स इन शॉर्ट, polymer chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of only what? Fabrics, plastic, rubber. That means the compounds with high molar mass. जिन कंपाउंड का मोलार मास हाई होगा और जो कंटिन्यूअस चेन बना के पॉलीमर फॉर्म करेगा, इस तरह के कंपाउंड की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है कॉल्ड एज पॉलीमर केमिस्ट्री। जियो क्लियर हो गया? जियो में हम क्या करते हैं? मिनरल्स, ओवर्स, पेट्रो और कोल, उनकी स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, लिम्नो केमिस्ट्री। लिम्नो केमिस्ट्री ये इतनी भी एक्सपांड अभी तक ब्रांच नहीं हुई है, लेकिन इस पर बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है और फाइटो केमिस्ट्री के कंपेयर में तो बॉटनी होने के रीजन से, लेकिन ये अब साइड बाय डेवलप ब्रांच हो रही है। तो लिम्नो केमिस्ट्री मीन्स एक्चुअली व्हाट? लिम्नो केमिस्ट्री मीन्स द केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद वाटर रिजर्वियर। ये किसके साथ एसोसिएट है? वाटर रिजर्वियर और रिवर। मतलब जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में वाटर रिजर्वियर या रिवर की स्टडी की जाती है, रिवर वाटर जो होता है उसकी स्टडी की जाती है, तो ब्रांच इज कॉल्ड एज लिम्नो केमिस्ट्री, उसे लिम्नो केमिस्ट्री कहा जाता है। और आफ्टर देन फाइटो केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, study of plants or the information associated with that plant material called as phytochemistry, उसे phytochemistry कहा जाता है। इस तरह से हमें फंडामेंटल, मतलब केमिस्ट्री के हमारे पास फंडामेंटल ये 4 ब्रांचेस हैं और उसके अलावा ये हमारे पास कुछ रिसेंट ब्रांचेस हैं। तो आपके सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट पॉलीमर केमिस्ट्री का है, ओके। आपके बायो में आ जाएगा आपका फाइटोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में आपका थोड़ा सा लिम्नो केमिस्ट्री आ जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये थोड़ा सा पार्ट मेटलर्जी में वहां पर आ जाता है। मतलब आपको मैक्सिमम सिलेबस में ये सारी ब्रांचेस कवर कर दी गई हैं। इस तरह से ये टॉपिक था आज का, हॉट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और उसका टोटल इंटरप्रिटेशन। तो अब बेसिक से अगर बात की जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैटर एंड एनर्जी। तो हम इस सिलेबस में बेसिक से जाएंगे। पहले मैं मैटर क्लियर करूंगा, मैटर के बाद एनर्जी और फिर मैटर के क्लासिफिकेशन से हम एंटर करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल में। और एटम्स मॉलिक्यूल में एक बार अगर हम एंटर हो गए तो वहां से हम प्रॉपर तरीके से एक कंपाउंड की तरफ मूव होके प्रॉपर केमिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। तो केमिस्ट्री में एंटर करने का प्रॉपर पाथ यही होता है, मैटर, एनर्जी, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और फिर उसके थ्रू हम जाएंगे एटम्स मॉलिक्यूल में। इस तरह से हम प्रॉपर तरीके से आपका लॉजिकल कंसेप्ट, एप्लीकेटिव कंसेप्ट और जो लर्निंग बेस्ड कंसेप्ट है ये सारी चीजें क्लियर करके देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो